हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है कार्यपालिका। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आएगा बच्चों बहुत ज़्यादा मज़ा। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो बच्चों अगर हम बात कर लें, तो पहले तो बात कर रहे हैं आखिर कार्यपालिका का मतलब क्या होता है। तो आप सभी को पता है जो सरकार होती है, ठीक है, तो सरकार के बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, 3 अंग होते हैं। एक कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानूनों को बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उस पर न्याय करती है। यानी एक एग्जाम्पल देखो बच्चों, प्राचीन या मध्यकाल में सरकार सभी शक्तियों का प्रयोग, ठीक है ना, सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग जैसे कि कानून को बनाना, लागू करना, ठीक है, न्याय प्रदान करना, ये सब राजा और सम्राट का कार्य होता था। लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ है कि जो सरकार होती है ना, ये सारा काम कौन करती है, सरकार का काम हो गया है पहले ही सारा। देखो जैसे कि अगर बात की जाए, देखो विधायिका मैंने अभी क्या बताया, नियमों को बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका क्या करती है, न्याय। ये पहले क्या होता, सम्राट करता था, लेकिन अब क्या करते हैं, अब जो है सरकारें करती है। इनमें से सबसे अधिक जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है, इसलिए आमतौर पर कार्यपालिका को ही सरकार का क्या समझा जाता है, प्रमुख समझा जाता है या मेन समझा जाता है। अब कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सरकार का वह अंग जो क्या करता है, नियमों और कानूनों को लागू करता है, वो कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका में सभी व्यक्ति आते हैं जिनका कार्य कानून को लागू करना होता है, वो सारे के सारे व्यक्ति कार्यपालिका में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आखिर कार्यपालिका के प्रकार कितने होते हैं, यानी कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में डिफरेंस बताइए। तो देखो बच्चों, होता क्या है, सभी देशों में एक ही प्रकार की कार्यपालिका नहीं होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग कार्यपालिका, मुख्यतः 3 प्रकार की कार्यपालिका होती है। पहला संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तीसरा अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों, जैसे कि पहला है बच्चों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखो, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, जो राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य और सरकार दोनों का ही क्या होता है बच्चों, प्रमुख होता है, प्रधान होता है। इस व्यवस्था में क्या होता है, ये व्यवस्था में दोनों ही राष्ट्रपति का पद क्या होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है ना। यानी और इसके साथ साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होता है, प्रधानमंत्री का पद होता है लेकिन मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है। ये व्यवस्था कहाँ है बच्चों, जैसे अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका के कई देशों में ये इस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, दूसरा आता है बच्चों संसदीय शासन प्रणाली। इसका मीनिंग क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है या प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति का केवल नाम मात्र का ही पद होता है बच्चों, नाम मात्र का होता है। उसकी जो सारी की सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसका मंत्री प्रतिशत जो परिषद है वो प्रयोग करता है। भारत में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ कहाँ है, जैसे जर्मनी में है, इटली में है, इंग्लैंड में है, पुर्तगाल में है, भारत में है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था हमारे भारत में है। चलो नेक्स्ट आता है बच्चों अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मीनिंग क्या हो, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में बच्चों होता क्या है। तो देखो बच्चों, बेसिकली क्या होता है, इस व्यवस्था में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक ही दल के होते हैं, तो भाई तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये दोनों अलग अलग दल, सपोज करो एक कांग्रेस पार्टी और एक बीजेपी अलग अलग दल के हो जाते हैं, तो उनमें आपस में क्या हो जाता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था फ्रांस में है, रूस में है और श्रीलंका जैसे देशों में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों ही मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, देख लो यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी आप लोगों को जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक बार वीडियो को देख लेना, बाकी मैंने आपको समझा दिया आसानी से। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं
कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका की विशेषता क्या है। तो देखो बच्चों, श्रीलंका में 1978 में संविधान में संशोधन करके वहाँ क्या अपनाया गया था, अर्धअध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया था श्रीलंका में जो था, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या था बच्चों, कार्यपालिका को लागू किया गया, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे कि अगर बात की जाए कि पहला क्या है, अर्धअध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और राष्ट्रपति क्या होता है, मतलब राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख कौन होता है बच्चों, प्रधानमंत्री होता है ना। और राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री एक ही दल के होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल के होते हैं। अलग अलग दल के हो गए तो क्या हो जाएगा, उनमें विवाद उत्पन्न हो जाएगा, मैंने अभी बताया। राष्ट्रपति क्या होता है बच्चों, संसद में बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है। और प्रधानमंत्री क्या कर, यानी राष्ट्रपति संसद में बहुमत दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री को क्या करता है, चुनता है, ठीक है। प्रधानमंत्री उसको चुनता है। हमारे भारत में भी प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति करती है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद से हटा सकता है, इतनी पावर होती है राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का क्या होता है, प्रधान होता है, सेनापति होता है और सरकार का भी प्रधान होता है श्रीलंका में। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है बच्चों श्रीलंका में, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, हमारे भारत में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और श्रीलंका में क्या होता है, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन 1/2 सदस्य ये प्रस्ताव पास करके क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अगर संसद के 2/3 सदस्य एग्री हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं, देखो बच्चों, इस बुक का, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन आएगा, 99 भी नहीं, 100% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। पहले तो राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो पहला देखो, राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, भारत में 5 साल के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, एक निर्वाचन मंडल, एक चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या होता है, संसद के सदस्य भाग लेते हैं। यानी संसद में लोकसभा, राज्यसभा, इसके साथ साथ क्या होती है बच्चों, राज्यों की विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और तब क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए आखिर योग्यता क्या होनी चाहिए बच्चों, योग्यता भी तो डिपेंड करती है ना। तो जैसे भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष क्या हो बच्चों, उम्र हो, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो बच्चों, योग्यता रखता हो, और पागल या दिवालिया ना हो। अगर ये सारी योग्यता है उसके अंदर तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। ऐसी बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में कि भैया उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो बच्चों क्या होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अभी कौन है, जैसे जगदीप धनखड़ हैं। और राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है या महाभियोग हो जाता है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है बच्चों, उपराष्ट्रपति संभालता है। अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष उम्र हो, किसी लाभ पद पर ना हो, या संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। अगर ये सारी योग्यता है तो भारत का क्या बन सकता है, वो भारत का नागरिक भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो देखो बच्चों, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इससे पहले भी उन्हें या तो वो त्यागपत्र दे दें, या तो वो मर जाए, जहर खा के नहीं रहे, या तो त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, इसके कारण उनका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और संविधान का उल्लंघन करने पर भी क्या हो जाए, या अयोग्यता के आधार पर भी राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही। राष्ट्रपति के हटाने की विधि क्या है, इसको देखते हैं बच्चों। राष्ट्रपति को हटाने की विधि तो समझना ध्यान से कि पहले तो याद रखना कि जब किसी बड़े अपराध के समय अपराध का दोषारोपण हो जाए, यानी कोई राष्ट्रपति है, कोई अपराध किया है उसने, ठीक है ना, तो उसका दोषारोपण हो जाए तो इसे महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहा जाता है। और राष्ट्रपति का केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, जो संसद होता है, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में अगर 2/3 जो उसमें सदस्य हैं अगर सहमत हो जाते हैं कि भैया हमें क्या करना है, राष्ट्रपति को हटाना है महाभियोग,
ठीक है, तो इसे ही महाभियोग कहते हैं और राष्ट्रपति को उसी दिन उसके पद से हटा दिया जाता है। और महाभियोग के निर्णय को विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। भाई महाभियोग साबित हो गया, ठीक है हटाओ। अब ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति को कैसे प्रस्ताव हटा सकते हैं। तो देखो बच्चों, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में क्या होता है, बहुमत प्रस्ताव होना चाहिए। पहले तो ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, ठीक है। और उस प्रस्ताव पर जब राज्यसभा सहमत हो जाएगी तो फिर इसके बाद जाएगा लोकसभा में, और उपराष्ट्रपति को तभी हटाया जा सकता है। दोबारा बता रहा हूँ, राष्ट्रपति को पद से सबसे पहले हटाने का जो प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में। गलत मत कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो देखो बच्चों, भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को चुनता है, नियुक्त करता है जो लोकसभा में क्या हो, बहुमत दल का नेता हो, जिसे क्या हो, बहुमत सपोर्ट मिला हो। यदि किसी दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को मतलब इसके बाद राष्ट्रपति को इतनी पावर होती है कि अगर सपोज करो लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला बहुमत, तो वो एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री चुन सकता है जो क्या हो, जिसे बहुमत ना मिला हो, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ होता है बच्चों, ठीक है ना। सरकार बनाने के लिए योग्य समझे और एक निश्चित समय के अंदर उसे बहुमत साबित करना पड़ता है। यही काम हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ क्या हुआ था कि राष्ट्रपति ने क्या किया, उनका चुनाव तो कर दिया था, लेकिन क्या हुआ था, वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसीलिए उनकी जो सरकार है केवल 12 दिनों के अंदर ही क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। इसी के साथ साथ जो गुलजारी लाल नंदा है, वो भी भारत के सबसे कम जो प्रधानमंत्री रहे हैं, लगभग वो भी 12 से 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो क्या हुआ था, 1998 में चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 25 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी, 25 सीटें मिली थी, ठीक है ना। और 21 सीटें कम थी। कितनी सीटें थी, 21 सीटें क्या थी उस टाइम पे, कम थी। तो राष्ट्रपति नारायण ने क्या किया, तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति नारायण थे, तो उन्होंने क्या किया था, बीजेपी के नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, उन्हें प्रधानमंत्री का बना दिया था और उन्हें 10 दिनों के अंदर बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था। लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर तो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, तो उनकी सरकार को क्या कर दिया गया था, गिरा दिया गया था। देखो लिखा हुआ है ना बच्चों कि परंतु बहुमत साबित ना होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था उन्हें, और इस तरह 2014 में चुनाव में बीजेपी के पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है ना। आप जो जानते हो ना नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, और दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रट लो खा जाओ कुछ भी कर लो बच्चों, ये प्रश्न आएगा ही आएगा 100%, गर्ल्स बॉयज़ दोनों में ही आएगा प्रश्न, याद रखना। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। देखो आप सभी को पता है संविधान के अनुसार शासन की सारी शक्तियाँ किसे दी गई हैं, राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन वास्तव में इन सारी शक्तियों का जो इस्तेमाल है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है ना। और राष्ट्रपति अपनी इच्छा से स्वयं कोई नहीं कार्य कर सकता, ठीक है। वो उसे जो भी काम करेगा उसे मंत्रिमंडल के लिए कहता है, ठीक है ना। वह देश का प्रधान तो है लेकिन देश में शासन नहीं चला सकता, वो औपचारिक तौर पर है, वो शासन राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर है वो, ठीक है। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ देख लेते हैं, आखिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं। तो बच्चों पहला देखें, जैसे कि 3 शक्तियाँ होती हैं, शांतिकालीन, आपातकालीन और क्या नाम है, शांतिकालीन हो गई, आपातकालीन हो गई, ठीक है ना। ये देखो कहते हैं शांतिकालीन, आपातकालीन और नियुक्ति संबंधी कालीन हो गया। जैसे शांतिकालीन में क्या होता है बच्चों, कार्यपालिका की शक्तियाँ, वैधानिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, ये शांतिकालीन में आती हैं। आपातकालीन में धारा 352, धारा 356, धारा 360, ये इसकी शांतिकालीन में आती हैं। अब इसकी मीनिंग क्या है चलो समझते हैं। पहले शांतिकालीन में समझते हैं बच्चों, काफ़ी लंबा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। तो पहला कार्यपालिका, शांतिकालीन में कार्यपालिका की शक्ति। आप सभी को पता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राजदूत की नियुक्ति करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो होता है जल, स्थल, वायु तीनों सेनाओं का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ये कार्यपालिका की शक्ति है। वैधानिक शक्तियाँ भी होती हैं। अब वैधानिक शक्तियाँ क्या हैं बच्चों, जैसे कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संसद का क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अंग होता है, क्योंकि संसद क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलने के बाद ही संसद बनती है।
राष्ट्रपति नहीं हो तो संसद ही नहीं कहलाएगा। और राष्ट्रपति क्या आता है, संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन को स्थापित भी कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है, संसद के अधिवेशन को रोक भी सकता है। इतनी पावर होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकता है बच्चों, भंग कर सकता है ना। और राष्ट्रपति संसद द्वारा पास किए गए किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, तभी वो विधेयक कानून बनता है, वरना तो कानून नहीं बन पाएगा। राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पर कानून नहीं मतलब साइन नहीं करेगा, तब तक वो विधेयक कानून नहीं बन सकता। उसके लिए क्या चाहिए, मतलब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। तीसरा आता है उसकी वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में क्या आता है, जैसे राष्ट्रपति क्या करता है, हर साल क्या कर सकता है, आय और खर्चे से संबंधित जो बजट है वो वित्त मंत्री के द्वारा क्या करता है, संसद के सामने प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति। इसके साथ साथ क्या होता है, कोई भी धन विधेयक, पैसा संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। उसके लिए लोकसभा में क्या होता है, सबसे पहले उसे राष्ट्रपति की सहमति लेना या अनुमति लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब क्या होता है, ये हमारे भारत का यदि ऐसा पैसा या धन होता है जो कभी भी मतलब कोई घटना हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए, तो उस समय इस पैसे का यूज़ किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। यदि किसी कार्य को लेकर तुरंत धन की आवश्यकता पड़ जाए हमें, तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि के द्वारा क्या कर सकता है, खर्च करके हमारी इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे राष्ट्रपति क्या करता है, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी भी कानून के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है, कोई भी कानून के विषय में। और राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा किसी भी दिए गए किसी व्यक्ति को जो दंड दिया गया है न्यायालय द्वारा, तो उसके दंड को क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। तो ये तो रही आपकी दूसरी हम शांतिकालीन। अब आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है बच्चों, आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं बच्चों, देखो भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकालीन या संकटकालीन का सामना करने के लिए बहुत सी शक्तियाँ दी गई हैं। भारतीय संविधान में 352, 356, 360 के माध्यम से देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगाया जा सकता है। समझते हैं इसका क्या है। पहला आर्टिकल आता है 352। अब भैया 352 होता क्या है बच्चों, ठीक है ना, यानी आक्रमण या विद्रोह। कहने का मतलब क्या है बच्चों, 352 के अनुसार यदि देश युद्ध में फंस जाए या कोई अन्य देश क्या कर दे, देश पर आक्रमण कर दे, तो देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। कॉमन सी बात है, विद्रोह हो जाएगा। और राष्ट्रपति देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकता है, देश में आपातकाल की घोषणा या इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। लेकिन इसके लिए पहले मंत्रिमंडल से उसे लिखित परामर्श लेना पड़ेगा कि भैया मैं इमरजेंसी लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता। ठीक है, क्या बोला मैंने, कोई भी युद्ध हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या कोई देश हम पर आक्रमण कर दे या आंतरिक गड़बड़ी के कारण भी क्या किया सकता है, मतलब इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये कब कब लगा था, जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तब इमरजेंसी लगाई गई थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तब भी लगाई गई थी। 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, आंतरिक, इंदिरा गांधी थे, मतलब कहा जाता है इंदिरा गांधी लगाए, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं लगा सकती बच्चों। उस समय राष्ट्रपति जो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, तो इंदिरा गांधी ने फ़खरुद्दीन अली अहमद से कहकर भारत में 25 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर होने वाले शंका के आधार पर भारत में आपातकाल लगाया था। इसमें लोगों की नसबंदी जारी कर दी गई थी, ट्रेनों में पकड़ पकड़ के नसबंदी करते थे बच्चों। ठीक है बच्चे पैदा ना हो सके। चलो, इसके साथ साथ और क्या किया गया था, विपक्षी दलों को जेल में डाल दिया गया था। तो ये सारे काम किए गए थे जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। चलो, अब आता है 356। ठीक है, अब 356 क्या है बच्चों, इसका मतलब है संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार अगर नहीं चलाई जा रही, तो ऐसे में राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य में आपातकाल लगा सकता है। आम भाषा में इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। जैसे 1992 में जब यूपी में दंगे हुए थे बाबरी मस्जिद को लेकर, तो वहाँ लगाया गया था। दिल्ली में भी 2014 में लगाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है 360। अब 360 क्या है बच्चों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि भारत के किसी भी भाग में आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, यानी फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो रही है, ठीक है ना, अब मतलब पैसे की ज़रूरत है, तो उस सिचुएशन में धारा 370 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इस आपातकाल को आज तक सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी की जा सकती है, लेकिन आज तक इसे लगाया नहीं गया है। ठीक है बच्चों, आज तक इसे लगाया
नहीं गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रपति के आखिर विशेष अधिकार क्या क्या होते हैं, या विशेष अधिकार कह लो या राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों को कह सकते हो। तो देखो आप सभी को पता है राष्ट्रपति के पास क्या होता है, केवल नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यूज़ करता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति के पास बहुत सारे विशेष अधिकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर विशेष अधिकारों के बारे में बात करें, पहले सूचना पाने का अधिकार। अब भाई होता क्या है सूचना पाने का अधिकार, है ना। जैसे कि क्या है बच्चों, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जो भी सूचनाएं हों वो दे। मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी भी विषय में प्रधानमंत्री से सूचनाएं मांग सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की समस्याओं के बारे में, विषयों के बारे में, मंत्रिमंडल की कार्यवाही के बारे में जानकारी ले सकता है। कहता है भाई ये सारी जानकारियाँ मुझे दे, तो ये राष्ट्रपति ले सकता है। दूसरा क्या होता है, निर्णय पर पूर्ण विचार। कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रपति अगर महसूस करे कि मंत्रिपरिषद की सलाह से कुछ गलती हुई है या कानूनी रूप से उसमें कोई कमियां हैं तो या फैसला देश के हित में नहीं है, तो राष्ट्रपति उस समय क्या कर सकता है, उस पर दोबारा विचार करने के लिए उस प्रस्ताव को वापस मंगा सकता है। लेकिन वही सलाह सरकार अपने राष्ट्रपति उसे मानने के लिए क्या होता है, बाध्य। नेक्स्ट प्रधानमंत्री की जो शक्ति आती है वो आती है वीटो शक्ति। अब वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों क्या होता है कि अगर संसद जो है, संसद में कोई भी अगर विधेयक आता है तो लोकसभा पहले डिसीजन लेगी, फिर राज्यसभा लेगी, और उसके बाद राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकता तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता। लेकिन अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि उस विधेयक में कोई कमी है तो उस पर दोबारा विचार करने के लिए वो संसद के पास भेज सकता है। ठीक है ना। अब फिर संसद के पास भेजने के बाद उन्होंने विचार विमर्श करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तो राष्ट्रपति उसे उस विधेयक को दोबारा नहीं भेज सकता। ठीक है, लेकिन उसके पास कोई समय सीमा नहीं होती। राष्ट्रपति की इन्हीं दोनों शक्तियों को वीटो पावर और वीटो पॉकेट के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया, देखो बच्चों, चुनाव के बाद अगर किसी भी दल या गठबंधन में लोकसभा में अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि वो एक किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन राष्ट्रपति यहाँ अपने विवेक का प्रयोग करता है, सोच और बुद्धि का प्रयोग करता है। ठीक है, और वो ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकता है जिसे क्या हो, बहुमत ना मिला हो। हाँ, वो बात अलग है कि उसे कुछ समय बाद अपना बहुमत साबित करना जरूरी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है बच्चों, भारत में प्रधानमंत्री के कार्य, शक्ति और स्थिति क्या होती है। यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है, गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है। तो चलो देख लेते हैं भाई क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो पहला तो याद ना, भारत में जो प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का सर्वोच्च स्थान होता है, सर्वोच्च नेता होता है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है, मंत्रिमंडल का भी क्या होता है, वो अध्यक्ष होता है। और मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल की जो सारी शक्तियाँ, जो मंत्रिमंडल है ना, राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ मंत्रिमंडल प्रयोग करता है। इस तरीके से इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती है। और प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, अगर प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे सकता है तो उसका पूरा पूरा मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई मंत्री मर जाए या त्यागपत्र दे दे तो भाई उसमें केवल मंत्रिपरिषद में एक सदस्य कम होगा। ठीक है, तो यानी यानी प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। अब प्रधानमंत्री की भाई शक्तियाँ क्या होती है, तो भैया शक्ति क्या क्या होती है। पहली शक्ति होती है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और उनकी बैठकें बुलाता है, उनकी अध्यक्षता करता है। ये पहला काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। दूसरा काम क्या होता है, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे दे तो पूरी मंत्रियों की इस्तीफ़ा देना पड़ता है, वरना तो फिर ख़त्म। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है, और राष्ट्रपति अपने सभी कार्य के लिए प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। और प्रधानमंत्री संसद का सर्वोच्च नेता होता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच क्या करता है बच्चों, कड़ी का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, और सभी महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा करवाता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री क्या होता है, संसद राष्ट्र या देश का प्रमुख नेता होता है, और देश तथा विदेशी संबंधों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी क्या करता है, भाग लेता है। कौन, प्रधानमंत्री। और विश्व के नेताओं से वाद विवाद
बातचीत करता है। अभी आप कहते हो ना मोदी जी देखो यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे, अरे भैया घूम नहीं रहा, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं फ्री का पैसा मिल रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है बच्चों। लेकिन आजकल क्या होता है, गठबंधन की राजनीति के कारण क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा रही है, क्योंकि गठबंधन के कारण सरकार जो होती है काफ़ी कमज़ोर होती है। जैसे वर्तमान में जो सरकार है, ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन सरकार तो गठबंधन की चल रही है ना, क्योंकि अब उसे सरकार चलाने के लिए गठबंधन के अन्य दलों या नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर एक ही दल को यदि एक ही दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री काफ़ी शक्तिशाली होता है, वरना तो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। तो और ये है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर बहुत रेयर है, पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो, रीड कर लेना। ठीक है बच्चों। तो जो मैं इंपॉर्टेंट है वो करवा देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उसकी योग्यता क्या होती है, शक्तियाँ क्या होती है। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, केंद्र क्या होता है, केंद्र की तरह राज्यों में भी क्या होता है, लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। ठीक है ना, यानी केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, और उसी तरह क्या होता है, राज्य में क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। जिस प्रकार क्या होता है, भूमिका राज्यपाल की होती है राज्य में, उसी प्रकार देश में किसकी होती है, राष्ट्रपति की होती है। अब देखो भाई नियुक्ति कैसे होती है, तो पहला तो देखो राष्ट्रपति की जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, लेकिन वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहता है। ठीक है, राष्ट्रपति ने बोला हटो तो हट जाएगा वो। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का पहला नागरिक हो, 35 साल उम्र हो, किसी लाभ पद पर ना हो, संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। अगर ये योग्यता है तो भारत का राज्यपाल बन सकता है। अब भाई राज्यपाल की आखिर कार्य क्या होते हैं, तो बच्चों कार्य क्या होता है, पहला राज्यपाल मुख्यमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। दूसरा, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और वह राष्ट्र में शासन यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है, इसके लिए पहले राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ेगा, उसे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चों अब ये तो हमारा हो गया। ठीक है, मुख्यमंत्री के कार्य नहीं पूछे जाते, फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि नौकरशाही या स्थायी कार्यपालिका क्या है। आधुनिक राज्य नौकरशाही कार्यों या मतलब नौकरशाही के बारे में, नौकरशाही क्या है या स्थायी कार्यपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब कार्यपालिका दो होती है ना, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका को ना नौकरशाही कहा जाता है, अस्थायी कार्यपालिका जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये होते हैं। या आपसे पूछा आधुनिक राज्य में नौकरशाही के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों होता क्या है, आधुनिक रूप से नौकरशाही का जो वर्चस्व या महत्व काफ़ी बढ़ चुका है। नौकरशाही के बिना शासन को चलाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, या देश का विकास करना इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। मंत्रियों के फैसलों को अगर कोई कानूनी रूप देता है तो कौन देता है, नौकरशाही देता है। ठीक है, अधिकतर जो मंत्री जो होता है, अधिकतर मंत्री अशिक्षित होते हैं और अयोग्य होते हैं, तो मंत्रियों के पास समय भी कम होता है। इसलिए क्या करते हैं कि जो नौकरशाही क्या करते हैं, मंत्रियों को कानून बनाने के लिए, लागू करने के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और नौकरशाही लोकसभा और स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं नौकरशाही को। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्योंकि इनका जो चयन होता है ना बच्चों, लिखित परीक्षा के द्वारा होता है। आईएएस आईपीएस तो सुना ही होगा आप लोगों ने, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो देखते हैं आगे होता क्या है। देखो इसके अंदर पहले सिविल सेवाएं आ जाती है। जैसे सिविल सेवाओं में क्या आता है, जैसे अखिल भारतीय सेवा, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया। ठीक है, फिर केंद्रीय सेवा, सेंट्रल स्टेट पे जो सर्विस होते हैं, जैसे आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सर्विस और भारतीय सीमा शुल्क सर्विस। और एक होता है प्रांतीय सेवा। प्रांतीय सेवाओं का मतलब क्या होता है, जैसे डिप्टी कलेक्टर होता है ना बच्चों, डीएम, तो डिप्टी कलेक्टर या विक्री अधिकारी, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके एक पार्ट होते हैं। अब देखो, अब नौकरशाही में आखिर भर्ती कैसे हो सकते हैं, यानी यूपीएस, यूनियन पब्लिक सर्विस जो कमीशन होता है, भारत में संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा द्वारा स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही का चयन किया जाता है। इसके अंदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सारे लोग आते हैं बच्चों। ठीक है, अब आता है एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर भैया स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में क्या अंतर होता है। ठीक है, बताइए, और इनमें से कौन शक्तिशाली होता है। तो देखो बच्चों होता क्या है, पहला
राजनीतिक कार्यपालिका, देखो राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है, जनता द्वारा चुनी जाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल। और इसके साथ साथ राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, अस्थायी होती है, यानी मतलब परमानेंट नहीं होती। और मंत्रियों का आना जाना क्या होता है, इसमें लगा रहता है। दूसरा आता है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका क्या होता है, स्थायी कार्यपालिका के सदस्य क्या होते हैं बच्चों, लिखित परीक्षा द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, और योग्यता के आधार पे मतलब होते हैं ये स्थायी रूप से क्या होता है, अपने पद पर बने रहते हैं, मतलब इनका कार्यकाल लगभग 62 से 65 साल का होता है। लेकिन मंत्री तो 5 साल बाद आए चले गए, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि नौकरशाही लोगों की सहायता करने के लिए होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, हमेशा इन अधिकारों से डरते हैं, ठीक है, अधिकारियों से डरते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि व्यवहार भी शासकों जैसा होता है इनका। इसी तरह अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनेता के हाथ के क्या बन गए, खिलौने बन चुके हैं। मतलब आपने देखा होगा ना कि कई बार राजनेता, हाँ भाई मेरे इस बंदे को छोड़ दे, पुलिस वाला कोई कहता है ना, मतलब कोई नेता बोलता है, पुलिस वाला छोड़ देता है, क्यों, क्योंकि इनके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। अगर जनता नौकरशाही से परेशान हो जाए तो नौकरशाही को ही नहीं हटा सकती, ठीक है, नौकरशाही को नहीं हटा सकती। अगर जनता, मतलब आप लोग अगर सरकार से परेशान हो जाओगे तो सरकार को तो हटा दोगे, लेकिन नौकरशाही से परेशान हो जाओगे तो आप नहीं हटा पाओगे, ठीक है ना। नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन रखा जाता है। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 14-15 क्वेश्चन हैं, सारे मैंने कर दिए हैं। इस चैप्टर से जितने मैंने क्वेश्चन कराए इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, रट जाओ, याद कर लो। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।